हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं निखिल व्यास जी, जिन्होंने राजस्थान सिविल सर्विस में रैंक 222 हासिल की है अपने पहले अटेम्प्ट में। निखिल जी के बारे में बता दूं तो ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम वीआईटी विच इज वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर, और उसके बाद से ही ये आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं निखिल जी से और जानते हैं उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में। स्वागत है निखिल जी और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका बहुत। कैसी फीलिंग है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर होता है वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। जी, यानी सब लोग रिजल्ट आया उस दिन लगभग 11 बजे के तकरीबन, तो काफी यानी फैमिली काफी खुश थी। मुझे भी लग रहा था, बहुत एक्साइटेड सा लग रहा था कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर लिया है। बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे थे, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। निखिल जी, बिल्कुल वो क्लाउड 9 की फीलिंग हम सभी महसूस कर सकते हैं आपके चेहरे की चमक से, आप जिस तरीके से बता रहे थे। आप जैसे मैंने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की है वीआईटी वेल्होर से। सिविल सर्विस क्यों? कहीं ना कहीं मुझे था कि लोगों के साथ जुड़कर मुझे काम करना है। इंजीनियरिंग के थ्रू कहीं ना कहीं ये हो नहीं पाता, यानी मैं एक फील्ड में काम करता, मुझे था कि फील्ड एकदम वेरियस फील्ड होना चाहिए, डाइवर्सिटी मिलनी चाहिए फील्ड में, और साथ ही साथ लोगों के साथ जुड़कर उनके लिए कुछ काम करूं। तो मेन मोटिव तो यही रहा था मेरा सिविल सर्विसेज में आने का। निखिल जी, इस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये काफी लंबा प्रक्रिया होता है। आरएएस 2018 की बात करें तो 2018 में शुरू हुआ और रिजल्ट 2021 में। ये प्रक्रिया काफी लंबी थी। किस तरीके से अपने आप को सस्टेन किया, मोटिवेटेड रखा? आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री थी, बट स्टिल इतना लंबा ये प्रक्रिया था, कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर्स, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे डील किया? मेन जो मेरे सक्सेस था कि सक्सेस लेनी ही है इस बार, तो ये था कि जॉब थी नहीं, इंजीनियरिंग से छोड़ के आए थे, काफी हाईली प्रेस्टिजियस कॉलेज थी, तो पीयर प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, सोसाइटल प्रेशर था कि नहीं आपको कुछ करना ही है। यानी सबके लिए एक तरीके से गोल था मेरा कि नहीं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। और ये था कि कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में था कि मेरे आसपास के जितने भी एरिया में बच्चे हैं, तो कोई यानी सिविल सर्विसेज में जाता नहीं है जनरली, तो कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल के रूप में एक प्रेशर था मैडम। तो काफी उसने मोटिवेट किया मुझे, और घर वालों ने तो ऑफ कोर्स किया ही, साथ साथ दोस्तों ने भी साथ साथ मोटिवेट किया ही मुझे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स। जो एक राइट मोटिवेशन होता है कि आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना है, वो शायद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ड्राइविंग फोर्स मुझे लगा आपके प्रिपरेशन में रहा है। क्या आपने कॉलेज में ही सोच लिया था कि इस एग्जामिनेशन की तरफ जाना है, या कॉलेज से निकलने के बाद सोचा? नहीं, कॉलेज के ड्यूरिंग कॉलेज ही ये था कि वहाँ पे हमारे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के सेशंस वगैरह होते थे, तो मैं पार्ट लेता था उनमें। और शुरू से वो ये कॉलेज के दौरान ही मुझे काफी, मेरे सीजीपीए भी काफी हाई है, 9 सीजीपीए मेरा। पर मुझे ये शुरू से था कि नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। यानी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आसपास मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे मैं लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, इसलिए। कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सिविल सर्विस के लिए काफी मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे आप भी काफी मोटिवेटेड थे, आपने डिसाइड कर लिया था, कैसे थोड़ी सी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं कॉलेज में रहते ही? ये होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कैट एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो उनके बीच में कुछ गैप मिलता है। और क्लासेस के बाद भी आप लाइब्रेरी में अगर रात को थोड़ा सा टाइम निकल पाओ, तो यानी दिन में 2 से 3 घंटे आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटीज वगैरह से पढ़ने से, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये काफी प्रिपरेशन में बिल्ड करता है, बेस तैयार करता है। आपने किस तरीके से एग्जामिनेशन को समझा, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई? ये था कि आसपास कोई था नहीं पहले से समझने के लिए, तो मैं एक दो कोचिंग्स का भी सहारा लिया, इंटरव्यू के दौरान स्टडी आईक्यू का भी सहारा लिया मैंने। तो वो अलग अलग, अगर प्री की अगर मैं कहूँ तो सिलेबस टू सिलेबस आपको कवर करना होता है, तो कुछ बुक्स का उपयोग किया और नोट्स बनाए कुल मिलाकर कि मैं प्री के दौरान और मुख्य रूप से मेन के दौरान राइटिंग स्किल्स जो होती है, तो उसके लिए ज्यादा टेस्ट सीरीज का सहारा लिया। आप डिटरमाइन थे कि पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। जो भी स्टूडेंट्स डिटरमाइंड रहते हैं पहले अटेम्प्ट के लिए, उनको किन खास बातों का ध्यान रखना है और क्या गलतियां अवॉइड करनी है प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के समय से ही?
मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से उसको स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ कैसे रहे हो। आप एक होता है कि आप मगअप कर रहे हो, पूरा रट रहे हो, यानी पूरी बुक की बुक आपको याद है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या और एग्जाम के ड्यूरिंग क्या लिखना होता है। तो इसमें सिविल सर्विसेज में यूपीएससी हो या आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो मेंस का जो पोर्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए होता है कि आप जो मगअप मगअप करने की बजाय उसको समझो और उसको समझ कर अप्लाई इसको करो, ये मेन होता है उसमें। मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस एग्जामिनेशन का। मेंस की तैयारी के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है? मेंस के लिए ये होता है कि काफी, यानी इसमें प्री के बाद आपको 3 महीने का ऑफिशियल टाइम मिलता है, पर जैसे कि पता है कि काफी लंबा खींच जाता है आरपीएस आरएस वगैरह में, तो आपको लगभग साल भर का, जैसे इस बार साल भर का मुझे टाइम मिला। तो ये था कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सिलेबस टू सिलेबस, पहले जैसे फर्स्ट पेपर है 4 पेपर होंगे, तो आप साथ ही साथ प्री और मेंस कोचिंग एक साथ पढ़े, यानी प्री के लिए अलग पढ़ाई नहीं करें और मेंस के लिए अलग पढ़ाई नहीं करें, दोनों की प्रिपरेशन मेंस के रूप में ही करें। इसके अलावा पेपर से पेपर आपको चलना है कि फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करिए आप। जो स्कोरिंग जो पेपर होता है वो GS4 होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो होती है, तो उसमें जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स आए वो हिंदी में बहुत ज्यादा आए, हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में GS4 में, तो वो काफी, यानी आपकी रैंक काफी ऊपर चली जाती है उससे। निखिल जी, जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रैटेजी बनानी और खुद में समझना है कि जो स्कोरिंग पेपर्स हैं उनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। कहते हैं आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है, बट आरपीएससी की बात करें तो जो वर्ड लिमिट रहता है उसमें रहकर आंसर लिखना और अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। इस चीज की प्रैक्टिस आपने कब से शुरू की? प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही की या फिर प्रीलिम्स के बाद से की? प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही मैं मेंस को ही टारगेट करके चल रहा था। मुझे ये था कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा तो प्री अपने आप निकल जाएगा, यानी कि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी प्री के लिए। प्री के लिए हालांकि ये था कि 1 महीने पहले से, यानी जो फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह जो होती है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है। बाकी फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, आई वाज प्लानिंग कि मेंस की राइटिंग में सुधार करना है आपको। ये है, तो जो आंसर्स वगैरह जो लिख रहा था, एक कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह जो बना रहा था, तो उसी पैटर्न में बना रहा था, मेंस के पैटर्न में। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स किस प्रकार से आपने प्रिपेयर किया? न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना रहता है? ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है हमेशा एस्पिरेंट्स को। जैसे अभी इंटरव्यूज के लिए तो मैं अगर कहूँ तो एक तो इसलिए कि जैसे जो चैनल है वो काफी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। तो एक तो वो हो गया, एक जो यानी इंटरनेशनल जो न्यूज होती है, नेशनल जो न्यूज होती है, और प्रादेशिक जो न्यूज होती है उसके लिए जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, और एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पड़ता था दैनिक जागरण। तो ये 3 न्यूज चैनल मुख्य रूप से इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू के दौरान मेरे बोर्ड आया था, जो अध्यक्ष आरपीएससी के भूपेंद्र जी जो है यादव का बोर्ड था। काफी, यानी फ्रेंडली माहौल था वहाँ इंटरव्यू में, और यानी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था कि नहीं आप ऐसे बोलो, इस तरीके से बोलो। सब लोग काफी कोऑपरेटिव थे। क्या आप अपने इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उसको आपने कैसे टैकल किया? एक तो मेरी हॉबी थी फिल्में देखना, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप यानी जो फिल्में देखते हो तो उसका प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगे। प्लस जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करोगे। प्लस क्या अभी मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ एज ए टीचर के रूप में, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और कोरोना के बारे में ऑफ कोर्स। निखिल जी, जैसे आपने बताया कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। हमने कई बार ऐसे देखा है कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अंडरमाइन कर देते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश, क्या स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिस टाइम पर जो चीज आप फेस कर रहे हो उसको अच्छे से, यानी पूरी शिद्दत से आपको करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि इंजीनियरिंग के दौरान भी मेरे 9 CGPA के लगभग है, तो मेरा पूरा फोकस था उस पे, इंजीनियरिंग पे। हालांकि ये था कि कहीं ना कहीं माइंड सेट यूपीएससी की तरफ या आरएस की तरफ, सिविल सर्विसेज में आपको जाना है, पर मुझे लगता है कि नहीं, आपको वहां पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पढ़ा हुआ है वो आपके आगे यूज में आएगा ही। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से आपको अपना बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से ब्रश अप करके जाना चाहिए। निखिल जी, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे इंटरव्यू को किस प्रकार से फेस करना है? मेन जो मुख्य रूप से जो चीज होती है इंटरव्यू के लिए, वो होती है कॉन्फिडेंस आपका, और एक जो एक्सप्रेशंस वगैरह जो आपके होते हैं, तो ये, और बॉडी लैंग्वेज, और बोलना कैसे है, जो इंटरेक्शन जो होता है, तो ये मुख्य मुख्य चीजें होती है। अगर आपने उन पे काम कर लिया
तो नॉलेज पार्ट इतना वो मेंस में आपका चेक कर लेते हैं, तो नॉलेज पार्ट अगर थोड़ा वीक भी होगा तो चल जाएगा, पर मुख्य रूप से आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू के लिए। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉलेज पार्ट काफी स्ट्रांग होता है पर प्रेजेंटेशन पार्ट उनका काफी अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से उनके इंटरव्यूज में कम नंबर आते हैं। क्या आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे? सिचुएशनल क्वेश्चंस मैम अभी फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये था कि कोरोना से संबंधित पूछा गया था, और जैसे कोरोना से संबंधित कि वर्तमान में आपको एसडीएम बना दिया जाए आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उपखंड में, तो आप कैसे किस तरीके से डील करोगे कोरोना से संबंधित। और जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ मैंने बताई थी पब्लिक इंटरेक्शन है, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था मेरे से कि पब्लिक इंटरेक्शन है तो मान लो कि आज पब्लिक के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो फिर तो आप भ्रष्टाचार कर सकते हो, उससे आप कैसे डील करोगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। निखिल जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मुझे लगता है जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है तो कहीं ना कहीं एक सोर्स यूट्यूब पे, अगर सोर्स की अगर मैं बात करूं किसी भी तरह की न्यूज के लिए, तो स्टडी आईक्यू बहुत ज्यादा उपयोगी रहा है मेरे लिए, और इंटरव्यू के दौरान तो एक क्या कहूँ मैं, रामबाण की तरह काम आया है मेरे। जैसे कि स्टडी आईक्यू ने, मैं जैसे बताता हूँ कि कुछ इस पोर्शन पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ चलता है, तो अखबार और न्यूज़पेपर में इतना अपन को मिलता नहीं है, जो कंटेंट जो होता है नेशनल लेवल पर, तो उसको काफी यानी वहां पे समझाते हैं अच्छी तरीके से स्टडी आईक्यू पर। तो या सर के भी नाम भी याद नहीं आ रहे फिलहाल, नहीं तो मैं बताता हूँ कि बहुत सारे कम से कम अलग अलग 3-4 सर के अलग अलग, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज जो चल रही है, जैसे अभी गलवान वाला जो चल रहा था चीन में, इसके अलावा इसराइल फिलिस्तीन वाला जो चल रहा था, तो उससे काफी यानी डिटेल में वहां पर समझाया गया हर चीज को, और नेशनल लेवल की न्यूज को भी काफी डिटेल में समझाया जाता है। तो काफी इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप किसी चीज को पक्ष विपक्ष दोनों में आपको देखो, और स्टडी आईक्यू पर ये बताया जाता है पक्ष, उसका पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, और यही चीज इंटरव्यू में सबसे ज्यादा वहां पे काम आती है आपके, कि आप उस मुद्दे को समझ पाते हो। थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए और अपनी जर्नी को शेयर किया। मुझे लगता है जो भी स्ट्रैटेजी आपने मेंस की बताई, चाहे इंटरव्यू की बताई, वो काफी हेल्प करेगी एस्पिरेंट्स को। थैंक यू वेरी मच।